नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम और दिल्ली दोनों इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आर्थराइटिस के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। ये क्या बीमारी है, इससे कैसे बचा जाए और इसके क्या इलाज हैं, इस सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा। He is Director Orthopedics Department and Clinical Lead Northern India for Orthopedics, Joint Replacement and Spine Surgery। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ललित कुमार, Senior Consultant Orthopedic Surgeon for Joint Replacement and Spine Surgery, and I am Dr. Monu Singh, Senior Consultant Joint Replacement and Sports Injuries Medicine। So today we will start this program। हम ये शुरू करेंगे। डॉक्टर ललित, you will please moderate and help us outline the entire bit about arthritis for our people. Thank you. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर मोनू से रहेगा। सर, आप आर्थराइटिस को कैसे डिफाइन करेंगे? आप कैसे बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि क्या है, कहाँ पर ये आर्थराइटिस होती है? धन्यवाद डॉक्टर ललित। आर्थराइटिस बेसिकली एक सम्मिलित शब्द है। आर्थरोस विच मीन्स जॉइंट एंड आइटिस विच मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो जोड़ों की सूजन को हम लोग एक जनरल स्वरूप में आर्थराइटिस बोलते हैं। किसी भी जोड़ के अंदर जब सूजन आती है, घिसन होती है, दर्द बनता है, तो हम उस अवस्था को आर्थराइटिस का नाम देते हैं। अब कॉमन तौर पे ये आर्थराइटिस नॉर्मल वेयर एंड टेयर और घिसन है, बट इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। गठिया भी उनमें से एक कारण है। तो इन सिंपल टर्म्स we will discuss mainly about osteoarthritis, which is a problem of simple wear and tear of all joints। जी, डॉक्टर राजेश, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्या केवल आर्थराइटिस, जैसे डॉक्टर मोनू सिंह ने कहा कि केवल जॉइंट्स में, स्पेशली हमारे नी जॉइंट्स, हैंड जॉइंट्स, इनमें होती है, क्या स्पाइन में भी हम आर्थराइटिस देखते हैं क्या? देखिए, आर्थराइटिस जैसे डॉक्टर मोनू ने बताया कि घुटनों का जोड़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, बट वेस्टर्न पॉपुलेशन में और अदर कल्चर्स में हमने देखा है कि हिप की आर्थराइटिस भी, कूल्हे की जोड़ की आर्थराइटिस भी काफ़ी कॉमन होती है। और जैसा कि आपने स्पेसिफिकली पूछा स्पाइन के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में, बिल्कुल सही आपने पूछा। आर्थराइटिस उतनी ही कॉमन स्पाइन में भी है, जिसमें कि हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में बोल देते हैं स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है। स्पॉन्डिलाइटिस इटसेल्फ मीन्स कि आर्थराइटिस हो गया है। सर्वाइकल स्पाइन के जोड़ में भी हो सकता है और लंबर स्पाइन में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी स्पाइन में भी जो साइनोवियल जॉइंट होता है, फैसेट जॉइंट जिसको बोलते हैं, उसमें आर्थराइटिस काफ़ी कॉमन होती है और पेशेंट काफ़ी दर्द के साथ हमारे पास आते हैं। तो हम ये मानकर चलें कि जो है आर्थराइटिस केवल हमारे घुटनों का ही नहीं, कमर का भी आर्थराइटिस हम लोग देखते हैं। जहाँ पर भी कोई भी साइनोवियल जॉइंट होगा उसमें आर्थराइटिस हो सकती है, चाहे वो अंगूठे का जॉइंट है, काफ़ी कॉमनली होता है, कलाई का जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है। डॉक्टर मोनू को मैंने देखा है शोल्डर के जॉइंट्स की आर्थराइटिस के लिए आर्थ्रोस्कोपी करते हुए काफ़ी बार, और इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हम काफ़ी करते हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, पिछले 15-20 सालों से हमने अपने करियर में जैसे देखा है, पहले हम सिर्फ घुटने के जोड़ पर फोकस करते थे, बट अभी शोल्डर की आर्थराइटिस भी काफ़ी कॉमनली हमें देखने को मिलती है जी। तो किसी भी जॉइंट में हो सकता है, मेरा ये मानना है। डॉक्टर मोनू, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जो हम आर्थराइटिस देखते हैं उनके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं और उनको कैसे हम जो है डायग्नोज करते हैं? अगर हम क्लिनिकली की हम बात करें तो क्लिनिकल स्टेटस की हम बात करें। थैंक यू सर जी। देखिए, आर्थराइटिस का एक जो कॉमन सिम्टम्स रादर 2-3 जो हर किस्म की आर्थराइटिस में होते हैं। सबसे पहला होता है दर्द। तो ये जो दर्द है जोड़ों का, ये आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट ज़्यादा होता है। मतलब जब आप सो के सुबह उठते हैं तो आर्थराइटिक जॉइंट इनिशियली दर्द करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ल्यूब्रिकेशन की कमी होती है आफ्टर रेस्टिंग। तो यू हैव टू मूव देम, उनको थोड़ा सा हिलाना होता है। खड़े होने से पहले आप अपना स्ट्रेच करें बिस्तर में, घुटना थोड़ा मूव करें, कंधे थोड़े मूव करें और खड़े हों। दर्द के अलावा दूसरा सिम्टम होता है जोड़ के अंदर सूजन का, जो नॉर्मली हम लोग घुटने में ही देखते हैं। हाथ के जोड़ों में भी सूजन ज़्यादा दिखाई देती है, पर जो डीप सीटेड जॉइंट्स हैं, जैसे कूल्हा हुआ और स्पाइन के जोड़ वगैरह हुए, तो उसके अंदर अप्रिशिएट कर पाना स्वेलिंग बड़ा मुश्किल है। वो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे देखते हैं।
जी। और तीसरा, आर्थराइटिस की जो पहचान हम करते हैं वो कई बार दर्द सूजन के साथ दुखन से होती है। दुखन से मतलब है टेंडरनेस। तो जॉइंट के ऊपर जब हम दबाव डालते हैं तो जोड़ दर्द करता है। तो स्टिफनेस, पेन, swelling and tenderness, these are the common symptoms that जी। we get to see in any joint arthritis. जी। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर मोनू सिंह कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, कुछ लोग हमें कहते हैं कि दर्द के साथ हमें कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं। क्या वो भी एक हम सिम्टम्स माने उसको, जो है उसको भी एक फीचर्स माने इसमें जो है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रेपिटस आना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, बिकॉज एक बार जब क्रेपिटस आना शुरू होता है तो इट इज़ बेसिकली सजेस्टिव ऑफ इरेगुलरिटी इन द जॉइंट लाइन एंड मार्क्ड इन्फ्लेमेशन एंड इडीमा ऑफ द टिश्यूज अराउंड इट। तो सरल भाषा में कहा जाए तो जब खुरदरापन जोड़ का बढ़ जाता है और जब जोड़ के कार्टिलेज में और जोड़ को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट और जोड़ की लाइनिंग साइनोवियम में जब सूजन ज़्यादा आ जाती है तो ये कड़कड़ की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक सिम्टम है एडवांस्ड और आर्थराइटिस जो आगे बढ़ चुकी है उसका। जी। एडवांस आर्थराइटिस में मैं ऐड करना चाहूँगा कि जोड़ों की मूवमेंट भी कम हो जाती है। ये भी काफ़ी कॉमन सिम्टम है। पेशेंट का मूवमेंट पहले फुल होता है, फिर धीरे धीरे करके कम हो जाता है, या किसी एक फिक्स्ड एंगल पे जाके फिक्स हो जाता है एडवांस आर्थराइटिस में, जिसको कि फिक्स्ड डिफॉर्मिटी बोलते हैं। वो फिक्स्ड डिफॉर्मिटी पाँव अंदर की तरफ भी आ जाते हैं, जिसको वेरस बोलते हैं। मुड़ा हुआ भी रह सकता है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है। और दूसरा होता है कि बाद में तो डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट की हाइट भी कम लगने लग जाती है और पेशेंट का जो चलने का तरीका है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो उससे भी पेशेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। खासकर फीमेल पेशेंट इस चीज़ की काफ़ी कंप्लेन करती हैं कि मेरे पाँव टेढ़े हो गए हैं, मेरी हाइट कम हो गई है, और पूरा नहीं मुड़ेगा तो ऑब्वियसली इससे प्रॉब्लम आएगी। तो और पेशेंट को जो लो सीटिंग होता है, नीचे से उठने में दिक्कत आती है, लो सिटिंग एरिया से खड़े होने में काफ़ी कंप्लेन करते हैं, गाड़ी से बाहर निकलना है, तो ये भी काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स तकलीफ के साथ आते हैं। जी। तो हम ये कहें कि जो है अगर घुटने जो टेढ़े हो गए और पूरे सीधे नहीं हो रहे तो एक तरीके से डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, तो यानी कि वो सीवियरिटी की एक तरीके से फीचर्स हैं बेसिकली। बिल्कुल जी। तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर राजेश से रहेगा। सर, आप पोस्चर, एर्गोनॉमिक्स और क्या क्या ऐसी जिन्हें हम कहें कि डे टू डे की पोजीशंस हैं जो हमारी जो है आर्थराइटिस को इंक्रीज कर सकती हैं और जो हमारी इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं, स्पेशली स्पाइन और नी जॉइंट्स दोनों के लिए मैं ये सवाल करना चाहूँगा। देखिए, गुड पोस्चर, बैलेंस्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज आर कीस्टोन ऑफ एनी डिजीज, मे इट बी जॉइंट रिलेटेड, मे इट बी स्पाइन रिलेटेड, एंड इवन आई वुड से कि कोई भी डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड गुड पोस्चर विल गो ऑलवेज अलॉन्ग विद दैट। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिटिंग जो ज़्यादा लोग करते हैं, जिनको ज़्यादा देर बैठने का होता है, एंड सिटिंग रिसेंटली हैज़ बिन इक्वेटेड इक्वल टू स्मोकिंग और अप टू कैंसर ऑल्सो, कि सिटिंग जो करते हैं हम 7-8 घंटे से जो ज़्यादा सिटिंग करते हैं, उनका उसका 10% टाइम यानी कि 70 to 80 मिनट्स कम से कम एक्सरसाइज करना चाहिए। सिट एज मच लेस एज पॉसिबल। स्मोकिंग इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर। एक्सेसिव अल्कोहलिज्म वो भी एक रिस्क फैक्टर है। बैड पोस्चर में, और जिनको जोड़ों में दर्द होता है, खासकर 50-55 साल के जो लोग हो जाते हैं, जिनको स्टार्टिंग हो जाता है आर्थराइटिस का, वो भी एक्सट्रीम्स ऑफ योगा करने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल योगा का काफ़ी चलन चला हुआ है। उसमें सूर्य नमस्कार करना, भुजंग आसन करना, जिसमें घुटनों को काफ़ी ज़्यादा मोड़ना पड़ता है, वो जिनको सिम्टम्स नहीं है उनके लिए तो बहुत यूजफुल है, बट जिनको आर्थराइटिस हो गई है उनको इस तरह के योगा व्यायाम से बचना चाहिए। और डॉक्टर मोनू भी एग्री करेंगे कि नाउ इडेज हम देख रहे हैं वीकेंड वॉरियर्स बहुत आते हैं, जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, एक फाइन डे में उठ के जिम में चले जाते हैं और इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी तकलीफ बढ़ जाती है। और हमने देखा है शोल्डर के लिगामेंट्स भी टूट जाते हैं, नी की इवन बोन्स भी फ्रैक्चर होके आती हैं। तो जो भी चीज़ आप करें उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ाएं। एकदम से उठ के ये नहीं कि आज मैंने एक्सरसाइज करनी है और सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, उससे भी तकलीफ होती है। जी। तो ये कह सकते हैं कि जो है आर्थराइटिस के अगर पेशेंट है तो हमें जो है उनको एक्सरसाइज या योगा जो करना है उनकी ज़रूरत के हिसाब से करना है, ना कि एक यंग पेशेंट या नॉर्मल पर्सन की तरह जो है। यस, डॉक्टर की सलाह के बाद या कोई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के साथ ही या गुड ट्रेनर के साथ ही आपको करना चाहिए।
जी जी सर, ये जो स्पाइनल आर्थराइटिस है जो हम देखते हैं नॉर्मली सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ओपीडी में। तो इसमें काफ़ी हद तक जो हमने देखा है, देयर इज़ टू कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स। एक तो यंग पेशेंट्स हैं सारे, जो कंटेन्ड एनवायरनमेंट ऑफिसेज में ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, दे कम बैक विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेन। एंड देन वी फाइंड दैट देयर इज एजेड पॉपुलेशन, सीनियर पीपल हु आर कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन द नेक एंड बैक। तो इन लोगों के लिए कुछ सलाह, कोई हिदायत आप देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, दोनों कैटेगरी जो आपने बताया, यंग पेशेंट जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कॉन्टीन्यूसली लैपटॉप पर कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनमें आर्थराइटिस नहीं होता है इनिशियली, उनमें स्ट्रेन की फीचर्स होते हैं। और स्ट्रेन में क्या होता है कि जो भी जॉइंट होता है उसके सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं, चाहे वो स्पाइन है चाहे जॉइंट है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मांसपेशियाँ कमज़ोर है, कॉन्टीन्यूसली सिटिंग करते हैं, तो उन लिगामेंट्स में स्ट्रेन आ जाता है, जिससे कि एक्यूट पेन होता है, स्टिफनेस आ जाती है, पेशेंट को रेस्ट लेना पड़ता है। तो ये तो यंग पेशेंट्स में होता है। उनके लिए ये सलाह है कि जितना कम बैठेंगे अच्छा है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, हर 1 घंटे के बाद खड़े होके लंबा सांस लें, नेक को रोल करें, शोल्डर्स को रोल करें, फॉरवर्ड बेंडिंग करें, साइड बेंडिंग करें। और ऑफिस का जो अर्गोनॉमिक्स है उसको बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। उसमें बेसिक जो 1-2 थंब रूल्स है वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ताकि मैसेज लोगों को मिले। कि एक तो बेसिक थंब रूल है कि अपना जो कुर्सी है जहाँ आप जिस पर बैठते हैं उसका लेवल जितना नीचे रखेंगे उतना अच्छा है, और दूसरा उसको जितना अपने वर्क स्टेशन के नज़दीक आएंगे उतना अच्छा है। सेम थिंग गोज़ वेल विद द ड्राइविंग, जितना भी आप ड्राइविंग अपना स्टीयरिंग व्हील के पास रखेंगे सीट को उतना अच्छा है, सीट को जितना नीचे रखेंगे उतना अच्छा है। दूसरा ये है कि जो घुटनों का लेवल होता है, हम जब बैठते हैं, नी का लेवल है हिप के लेवल से ऊपर होना चाहिए, नीचे तो कभी भी नहीं होना चाहिए, जिसको कि हम स्लाउचिंग बोलते हैं। ऐसे जो पसर के जो बैठते हैं उनको ये तकलीफ सबसे कॉमन होती है। और ये पोस्चर जो मैंने बताया है कि नी का लेवल हिप के लेवल से पैरेलल रखना, ये स्लीपिंग में भी मैटर करता है। आप सोते हैं तो उल्टा कभी भी नहीं सोना चाहिए, या तो साइड के बल सोएं, अगर सीधे सोने की आदत है तो घुटने के नीचे तकिया लगा के सोएं। सिमिलरली नेक की जो आर्थराइटिस होती है, स्प्रेन होता है, वो आजकल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, कॉन्टीन्यूसली इतना हैवी हेड आगे बेंड करके हम काम करते रहते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा चीज़ है कि जितना कम यूज करें वो तो ठीक है, बट ये कि अनवाइज एडवाइस होगी, कोई मानने वाला नहीं है। बट दूसरा है चिन को टक कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बेंडिंग पूरा गर्दन, आप सिर्फ चिन को टक करके काम करने की आदत डालें। शुरू में इनकम्फर्टेबल लगता है बट बाद में आदत पड़ जाती है। दूसरा कैटेगरी जो आपने बोला ओल्ड एज में जो आर्थराइटिस है स्पाइन की, वो आर्थराइटिस और घुटनों के जोड़, हिप के जोड़ों से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। क्योंकि स्पाइन में जब भी आर्थराइटिस होती है तो स्पाइन की जो कैनाल होती है वहाँ पर बड़ी सेंसिटिव नर्व्स होती है। आर्थराइटिस की वजह से एक्सेसिव बोन बन जाती है और वो कैनाल का डायमीटर कम होने से नसों पर काफ़ी दबाव पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स को आर्थराइटिस को सीरियसली लेना चाहिए, और इनमें भी ऐसे जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। बट जब भी उनको लगे कि मेरी वॉकिंग डिस्टेंस कम हो गई है, या कोई पाँव में सुन्नापन आ रहा है, टिंगलिंग आ रही है, वीकनेस आ रही है, ऐसे केसेस को डॉक्टर से सलाह लेकर एक्सरे MRI करवा के उसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि 90% तक पेशेंट्स एक्सरसाइज से, वेट रिडक्शन से, सिंपल इंजेक्शन से, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, और बहुत ही रेयरली किसी को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जी, थैंक यू डॉक्टर राजेश। डॉक्टर बोरू, जब हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की, तो हमें ओल्ड एज पेशेंट्स की हमें जो है सडनली उनकी तरफ हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। क्या यंग पेशेंट्स में भी आर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है? क्योंकि आर्थराइटिस को जब हम बात करते हैं तो यंग पेशेंट्स को हम एक तरफ, एक कॉर्नर में हम ले जाते हैं जिनसे उनका हम सबका ध्यान हट जाता है। तो उनके लिए क्या उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए? क्या फैक्टर्स जो उनको, यंग पेशेंट्स को स्पेशली अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका उनकी एक्टिविटी रिलेटेड हो, चाहे स्पेशल कंडीशंस हो जिसमें यूरिक एसिड की भी हम केसेस देखते हैं जिनको आर्थराइटिस हो जाता है। तो यंग पेशेंट्स के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि उनको बढ़ावा देते हैं? आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली यंग पेशेंट्स को देखते हुए? डॉक्टर ललित, यंग पेशेंट्स के अंदर देखिए, जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो हम एक डिफ्रेंसिएशन ये करना चाहते हैं बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली जी। और मोटा तौर पे बोले तो सिर्फ गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस, घिसन वाली आर्थराइटिस, इन दो चीज़ों में। गठिया की वजह से जोड़ों के अंदर सूजन आना या जोड़ घिसना किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इनफैक्ट
गठिया जो है 10-12 साल के यंगस्टर में भी हो सकती है, जो किसी भी मेजर जोड़ को इन्वॉल्व कर सकती है। और गठिया से होने वाले जोड़ों का जो डैमेज है उसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक अलग है, बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप की गठिया है, यूरिक एसिड की वजह से है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, कई सारी वजह हैं उसकी। एंड वंस वी आर एबल टू पिन पॉइंट एंड मेक अ डायग्नोसिस, आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकेशन अवेलेबल है कि ऐसे पेशेंट्स को हम रोक सकते हैं उस लेवल पे पहुंचने पे जब उनका जोड़ हमें बदलना पड़े या सर्जरी करनी पड़े। तो ये जो मेडिकेशन है, इस मेडिकेशन को एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे डायबिटीज़ समझ लें हम, अगर डायबिटीज़ है, जुवेनाइल डायबिटीज़ है, तो आपको शुगर से बचना है और इंसुलिन लेनी है। अब आप इंसुलिन रोक तो नहीं सकते, अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसुलिन रोक दो। सो अकॉर्डिंगली इन सच रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस एंड अदर केसेस इन यंगस्टर्स, एक बार अगर हम मेडिकेशन शुरू करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेडिकेशन से ठीक होने के बाद इन पेशेंट्स की मॉनिटरिंग अच्छी चले और जो दवाइयाँ हैं वो हम कम भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, पर ये सारा कुछ डॉक्टर की देखरेख और सुपरविजन में होना चाहिए। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उस पेशेंट को हो सकता है कि हम साल में 2 बार देखें या साल में 10 बार देखें, बट द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड एंड ट्रीट इज़ अ फिजिशियन। राइट। तो अगर हम आर्थराइटिस की बात करें सर, हम इसे रेडियोलॉजिकली हम किस तरीके से इसे डायग्नोज करते हैं और उसमें हमारी क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं जो एक पेशेंट्स को करानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर, तो आप क्या क्या एडवाइस करते हैं इन पेशेंट्स को हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में? देखिए, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारी एडवाइस बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की रहती है, जिसमें एक्सरे एक है, और कई बार ये एक्सरेज जो हैं हम स्पेसिफिक पोजीशन या पोस्चर्स में कराना पसंद करते हैं ताकि हम स्पेसिफिकली देख पाएँ। फॉर अ ले पर्सन ये बताना कि उसमें क्या होता है और क्या देखना है इज़ वेरी टेक्निकल, बट हम लोग ये देखना पसंद करते हैं कि किसी भी जोड़ में एज एन इनडायरेक्ट एविडेंस कि जॉइंट स्पेस कितना है, कार्टिलेज कितनी घिस चुकी है, घिसन की वजह से हड्डी में कोई टेढ़ापन है या घिसन की वजह से कहीं हड्डी बढ़ रही है, जो नसों के निकलने का रास्ता है क्या वो एनक्रोच हो रहा है, और जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स है उनमें कितना कार्टिलेज बचा हुआ है। ये मोटी मोटी तौर पे चीज़ें हम लोग देखना पसंद करते हैं, बिकॉज हमारा जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो इन चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। जी, तो यानी कि हम अपनी केवल डायग्नोसिस जो है वो एक सस्ते से एक्सरे जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है उस पर बना सकते हैं, और महंगी इन्वेस्टिगेशंस की हमें जैसे कि MRI इन सब की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जी सर, तो सर हम इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसमें जो है किस स्टेज में क्या क्या ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं, ये क्वेश्चन मैं डॉक्टर राजेश से स्पेशली अगर मैं नॉन सर्जिकल की बात करूं तो सर मैं जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो 90% केसेस में हम करते हैं, इनिशियल स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं गर्म पानी से सिकाई करना, अल्ट्रासोनिक मसाज करवाना, नी सपोर्ट लगवाना, कुछ सिंपल मेडिकेशंस ट्रामाडोल दे दिया या पैरासीटामोल दे दिया वो देते हैं। और पेशेंट्स को हम काउंसल करते हैं उनको वेट रिड्यूस करने के लिए, सिट लेस करने के लिए, पोस्चर केयर करने के लिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट केसेज होता है, 45 प्लस केसेज ईयर केसेज में जो आते हैं उनमें हम विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शंस लगाते हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें कभी स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। जी सर। तो ये सिंपल तरीके हैं जिनको हम नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट से करते हैं। जी। रेयरली हम आर्थ्रोस्कोपिकली मैनेज करते हैं, खासकर जब MRI में हमें कोई एविडेंस मिल जाए, कोई लूज बॉडी जॉइंट के बीच में फंस गई है या कोई ऐसा कार्टिलेज डिफेक्ट है जिसमें हम कर सकते हैं, तो ये कंजर्वेटिव या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है। डॉक्टर मोनू, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आर्थ्रोस्कोपी जो हम करते हैं, क्या यंग पेशेंट्स में आर्थ्रोस्कोपिक हेल्पफुल होती है, स्पेशली जिसमें हम फाइंड करते हैं, हमें मिलता है कि छोटा कोई डिफेक्ट है जो कि आर्थराइटिस को बढ़ावा दे सकता है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस और स्पेशली यंग पेशेंट्स को देखते हुए वो क्या हैं और वो हमें कब यूज़ करने चाहिए? सर, वेरी वैलिड क्वेश्चन सर। यंगस्टर्स में कई बार स्पोर्टिंग इंजरीज होती है जिसके अंदर उनको कार्टिलेज डिफेक्ट, जो उनकी जॉइंट की कार्टिलेज है उसमें डिफेक्ट बन जाते हैं,
और ये छोटे डिफेक्ट अगर समय पे इनका इलाज ना किया जाए तो कई बार ये आगे चल के घिसन का कारण बनते हैं और जॉइंट में अर्ली आर्थराइटिस डेवलप होती है। तो आज की तारीख में जो हमारे पास एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में जो इन लोगों के लिए एक सिंपल सरल इलाज है, वो ये कि हम दूरबीन से छोटे से कुछ मिलीमीटर 3-4 मिलीमीटर के चीरे से जॉइंट के अंदर जाकर और उस कार्टिलेज डिफेक्ट को देखकर उसकी मैपिंग करते हैं कि वो कितना बड़ा है और कितना उसके अंदर डिफेक्ट है। हम वहीं से कार्टिलेज का टुकड़ा एज अ सैंपल तौर पे ले सकते हैं और ये कार्टिलेज का टुकड़ा कल्चर करके हम उस डिफेक्ट के अंदर ग्राफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उसको। तो पेशेंट का ही कार्टिलेज कल्चर करके हम उस डिफेक्ट में लगा देते हैं, वो डिफेक्ट भर जाता है, सील हो जाता है, जॉइंट लाइन रेस्टोर हो जाती है, कार्टिलेज नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट अर्ली आर्थराइटिस से बच जाता है। ये एक बहुत कारगर इलाज है। जी सर, अगर हम बात करें डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टोटल नी रिप्लेसमेंट और नॉन सर्जिकल के बीच में एक अलाइनमेंट सर्जरीज भी हम करते हैं, तो उसका क्या असर रहता है और वो हम किस लिए करते हैं? मैं चाहूँगा कि आप इसका ब्रीफ में एक छोटा सा जवाब दें। हाँ, जब सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात आती है तो वेरियस स्टेजेस की सर्जरीज होती है जी। 40 to 50 ईयर्स में अगर हम घुटना टेढ़ापन दिखाई दे रहा है और कोई फिक्स्ड डिफॉर्मिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम अलाइनमेंट सर्जरीज करते हैं, जिसको कि हाई टिबियल ऑस्टियोटमी बोलते हैं, हाई फिबुलर ऑस्टियोटमी भी आजकल हम कर रहे हैं। और उससे थोड़ा सा एडवांस जब आर्थराइटिस होती है तो उसमें हाफ नी को भी हम रिप्लेस करते हैं, जिसमें पूरा नी को रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ छोटा सा इंसिजन देके, और इसमें कोई लिगामेंट्स या कोई भी नहीं करता है, इसमें पेशेंट्स का मूवमेंट भी फुल रहता है, तो आधे जोड़ को भी हम बदलते हैं। यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट, यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट, हाई टिबियल जी ऑस्टियोटमी और हाई फिबुलर ऑस्टियोटमी हम कर सकते हैं। जी सर। डॉक्टर मोनू, अगर एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो क्या पेशेंट्स को टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए और क्या उसमें नए एडवांसेस अभी आए हैं, स्पेशली अगर हम बात करें नेविगेशन सिस्टम की या रोबोटिक्स की? मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा पेशेंट जो फिजिकली फिट है जी और हैज़ अ गुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और अगर उनके जोड़ घिस गए हैं, घुटना घिस गया है, तो उनको बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है कि वो एक रिप्लेसमेंट सर्जरी का लाभ उठाएं। ऐसा करने से पेशेंट चलता फिरता रहता है, फंक्शनल रहता है, अपने सारे काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू एक्सरसाइज एंड रिमेन फिजिकली फिट। तो joint replacement is a broad term. There are many advancements in this. All these advancements, they help in reducing the incision, reducing the pain of the patient and increasing the life of the joint. जो artificial joint हम लगाते हैं उसकी life काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो कुछ important techniques जो हम इस इंस्टीट्यूट में यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, वन इज़ मिनिमल एक्सेस सर्जरी, छोटे इंसिजन से, छोटे चीरे से सर्जरी करना। दूसरा है नेविगेशन, सारी जॉइंट की मैपिंग कंप्यूटर द्वारा होती है और कंप्यूटर हमें ऑपरेशन थिएटर में गाइड करता है हमें कितने एंगल पर और कितने डेप्थ पे कटिंग करनी है। इससे पेशेंट के जॉइंट की, आर्टिफिशियल जॉइंट की फिटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1 मिलीमीटर एंड 1 डिग्री। सो इस टेक्निक से पेशेंट की जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है, काफ़ी उनका जो एक टाइम है जॉइंट का वो बढ़ जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जॉइंट की बढ़ जाती है जी। सेम थिंग इज विद रोबोटिक्स, द फिनिश ऑफ सर्जिकल कटिंग इज इम्प्रूव्ड many times, and finally it is the materials that we are using. These materials they are very advanced, इनका wear and tear बहुत कम होता है, और most importantly for the patient, they can do a lot of physical activity like running and jumping, sitting on the ground, squatting, ये सब possible हो पाता है। डॉक्टर राजेश, मैं सवाल जानना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी उस स्टेज में नहीं आई है कि हम कह सकें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और पेशेंट्स को बहुत दिनों तक क्या बेड पे रहना पड़ता है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी भी सर्जरी की तरह बहुत सक्सेसफुल है, बट प्रॉब्लम आती है इंडिकेशंस को चूज़ करने में।
अगर आप रॉन्ग इंडिकेशंस में जिस पेशेंट को हल्का सा दर्द है, कम आर्थराइटिस है, उसमें रिप्लेसमेंट करेंगे तो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट कम होता है। बट जहाँ एडवांस आर्थराइटिस में प्रॉपर इंडिकेशंस के साथ नेविगेशन को यूज़ करके अच्छी क्वालिटी की सर्जरी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी करना बहुत आसान है, कोई भी यंग सर्जन कर सकता है, बट सर्जरी कहाँ करवानी चाहिए उस सेंटर को चूज़ करने के लिए 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर सीनियर सर्जन का होना, रोबोटिक्स और कंप्यूटर नेविगेशन का होना, पेन मैनेजमेंट, दर्द निवारण एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे काफ़ी लोग डरते हैं, तो अच्छा एनेस्थीसिया टीम, पेन मैनेजमेंट टीम, मॉर्फिन पंप, एपिड्यूरल, तो ये सब चीज़ों का होना, और उसके अलावा एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपी सेंटर साथ में होना। जितना ज़्यादा रोल सर्जरी का है उससे कहीं ज़्यादा रोल दर्द निवारण का और एक्सरसाइज का है, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन में काम करता है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट आंसर दिया डॉक्टर राजेश आपने। क्लोज करने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ख़त्म करने से पहले, कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ओस्टोआर्थराइटिस ओस्टोपोरोसिस में। आप इसके बारे में एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बताना चाहेंगे? ठीक है, लास्ट का कमेंट हम यही ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। जी, ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे हम सब ने जाना कि आर्थराइटिस है, जोड़ों का घिसना है। ओस्टियोपोरोसिस भी उसी तरह से, ओस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मतलब छलनी हो जाना, वीक हो जाना। तो ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओस्टियोआर्थराइटिस पेनफुल होता है, ओस्टियोपोरोसिस जब तक कि फ्रैक्चर ना हो जाए पेन फ्री होता है, इससे साइलेंट किलर। ओस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ओबीज पीपल में ज़्यादा होता है, यंग पतलों में भी हो सकता है, बट रिस्क फैक्टर्स ओबेसिटी की तरफ जाता है। बट ओस्टियोपोरोसिस में पतले जो लोग होते हैं, दुबले पतले लोग होते हैं, वेट जिनका कम होता है, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज होती है, उनमें काफ़ी कॉमन होता है। मेनोपॉज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसके बारे में मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। जी। विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और कैल्शियम किडनी से बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है और बोन में डिपॉजिट नहीं होता है, उससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे जो कॉमन हम फ्रैक्चर्स देखते हैं, स्पाइन में देखते हैं, हिप बोन्स में देखते हैं। इवन पेशेंट को खांसी आती है, छींक आती है, उतनी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा सा जंप लगता है, उससे भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो कोई भी पेन जो कमर में आए एक्यूट, वो एक ओस्टियोपोरोटिक कोलैप्स हो सकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और विटामिन डी के बारे में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंडिया में इतना धूप रहता है फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों है, तो उसका भी बताना चाहूँगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इसलिए कॉमन है। एक तो हमारे इंडिया में फूड फोर्टिफिकेशन नहीं है, खाने में विटामिन डी युक्त नहीं होता है। दूसरा, हम धूप तो आती है बट कितना टाइम हम धूप में स्पेंड करते हैं। हम अपना भी एग्जाम्पल लें तो हार्डली 10-15 मिनट हम धूप में जाते होंगे, और जो लोग जाते भी हैं ज़्यादातर अम्ब्रेला लेके या सनस्क्रीन लगा के जाते हैं। और जो लेबर क्लास है जो धूप में रहती है, उनका स्किन का कलर इतना डार्क होता है, स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं होता है, तो विटामिन डी बनता नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं विटामिन डी को लेकर, और विटामिन डी की कमी इसीलिए ज़्यादा है। तो मेरी ये सलाह है, सबको विटामिन डी लेना चाहिए। 60,000 यूनिट्स की एक टैबलेट आती है, वीक में एक बार 3 महीने, और उसके बाद महीने में एक बार सबको लेना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए, और जितना कम बैठेंगे उतना अच्छा है, जितना कम बॉडी वेट रखेंगे उतना अच्छा है। तो इस सब के साथ डॉक्टर ललित, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोनू, थैंक यू। और आप सबको भी धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।